So, the topic which we are going to study today is government aims and influences. So, what is the role of government in an economy? The question is कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का मकसद क्या है गवर्नमेंट एक इदारा है एक अथॉरिटी है जो एक इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी की पॉलिसीज डिसाइड कर रही है और इकोनॉमी को लुक आफ्टर कर रही है The government plays as a key role as a producer of goods and services and as an employer. As a producer, the government supplies goods and services to the general public. For example, the public goods, the merit goods, the public services and the welfare services. Government एक economy के अंदर कैसे कैसे इंटरवीन करती है सवाल ये है that if you ask एक गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर कैसे इंटरवीन करती है तो इस सवाल का बहुत सिंपल जवाब है हाउ डज अ गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन एन इकोनॉमी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन सवाल है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बाय प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बाय प्रोवाइडिंग द मेरिट गुड्स इसको प्रमोट करती है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करके गवर्नमेंट इंटरवीन करती है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करके और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करके पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो आवाम के लिए मौजूद हैं ये वो गुड होता है जो कि नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है नॉन राइवल मतलब आपके इस्तेमाल करने से किसी और के इस्तेमाल करने में कमी नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 5 एप्पल्स एंड आई ईट 1 एप्पल तो इब्राहिम के लिए 4 एप्पल्स बचेंगे क्योंकि मैं एक खा गया मगर अगर मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हूं और इब्राहिम भी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा है सो वी बोथ कैन कंज्यूम दिस गुड मगर मेरे स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने से इब्राहिम की कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं आएगा और इब्राहिम की कंजम्पशन से मेरी कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सो पब्लिक गुड इज नॉन राइवल आपकी कंजम्पशन से किसी और की कंजम्पशन पे इंपैक्ट नहीं आएगा एंड इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल मैं इब्राहिम को एक्सक्लूड नहीं कर सकता फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस स्ट्रीट लाइट क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड है गवर्नमेंट ने लगाई है मैंने अगर स्ट्रीट लाइट लगाई होती तो फिर मैं बोलता कि ये गुड जो है मैंने लगाई है तुम्हारे बाप ने थोड़ी लगाई है तुमने थोड़ी लगाई है इससे तुम फायदा नहीं उठा सकते कैन आई स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग अ स्ट्रीट लाइट नो सो इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल so what is a public good a public good is basically a good which is non rival or non excludable it is for the society it is for the general public मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है ये वो गुड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ आपको फायदा होगा मगर दूसरों को भी फायदा होगा जैसे कि एजुकेशन जैसे कि हेल्थ केयर अब गवर्नमेंट इन गुड्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है और इन गुड्स को इंकरेज करने की कोशिश करती है बिकॉज मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स which carry positive externalities and if there is no government merit goods will be underconsumed underproduced and overcharged so the government tries to encourage these goods by providing the subsidies and the necessary information to the society about the importance of these particular goods now let's talk about demerit good a demerit good is a good which carries negative externality इनको इस्तेमाल करने से ना तो सिर्फ आपको नुकसान होगा मगर दूसरों को भी नुकसान होगा
If there is no government, a demerit good will be overproduced, overconsumed and undercharged. तो गवर्नमेंट आती है, इन गुड्स को डिस्करेज करती है बाय अप्लाइंग द टैक्सेस एंड मेकिंग द गुड्स मोर एक्सपेंसिव and also providing the necessary information to the society regarding the consumption of these goods and the harmful effects of these goods. फिर गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. पब्लिक सर्विसेज आर द सर्विसेज व्हिच आर फॉर द जनरल पब्लिक. फॉर एग्जांपल डिफेंस सर्विस, फॉर एग्जांपल आर्मी, फॉर एग्जांपल नेवी, फॉर एग्जांपल पुलिस. These are public services. These are the services for the general public. These are also the services which are non-rival and non-excludable. मेरे इस्तेमाल करने से आपकी इस्तेमाल में कमी नहीं आ जाएगी. अगर मुल्क में जंग होती है और आर्मी जाके बॉर्डर पे लड़ती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर को नहीं बचा रही, वो नॉन टैक्स पेयर्स को भी बचा रही है. So there is a free rider problem, just like a public good. So public services are those services which are non-rival and non-excludable. These are an intangible good provided by the government for the general society. फिर गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करके भी इंटरवीन करती है. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन, healthcare facilities, all these things. So the government plays a key role as a producer of goods and services as an employer. अच्छा, तो गवर्नमेंट जो है कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पब्लिक गुड्स. These products are non-excludable and non-rival. Examples are national defense, law and order, street lighting, flood control systems, public fireworks, displays, lighthouses, and public roads. What are merit goods? These are the products which have social benefits and yet are under-consumed without the government intervention or provision. Examples are education, healthcare services, work-related training, and public libraries. Let's talk about public services. The government also directly provide other essential public services such as postal service, public transport systems, the emergency services, police, fire, ambulance, immigration services. In some countries, government goes further to provide public utility services such as gas, electricity, and telecommunication. So basically, government also tries to provide the public services and they also try to provide the welfare services. In mixed economies, the government provides social and welfare services to people in need. These include transfer payments and unemployment benefits and state pension schemes from the elderly. Now let's talk about the government influence on private producers. For example, मैं भी एक private producer हूँ. बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस एक इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं. तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पे गवर्नमेंट का इंपैक्ट किस तरह आता है? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो गवर्नमेंट का इस पे इनपुट होता है. गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है that if they want to encourage you to produce a certain good or a service, they will provide you with the subsidy which will increase the supply of a particular good and decrease the price of that particular good. इसी तरह गवर्नमेंट जो है टैक्सेस भी प्रोवाइड करती है. टैक्सेस से क्या होता है, उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस बढ़ जाती है और उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है. सो टैक्सेस से भी गवर्नमेंट जो है सर्टेन गुड्स को डिस्करेज कर सकती है. सो सवाल ये है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस एक इकोनॉमी पे किस तरह आता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, टैक्सेस लगा के. अच्छा, अब टैक्सेस भी तरह तरह के होते हैं. एक टैक्स होता है जो कि होता है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली अ टैक्स जो कि आपकी इनकम पे लगाया जाता है, जो कि आपके प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है, जो कि आपके वेल्थ पे लगाया जाता है. जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा इनकम टैक्स होगा. फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली आपके गुड्स एंड डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लगाया जाता, मगर आपकी कंजम्पशन पे लगाया जाता है. Indirect tax is basically a tax which is applied on goods and services. Goods and services पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गुड्स महंगे हो जाते हैं. इसी तरह टैरिफ भी लगाए जाते हैं. टैरिफ क्या होते हैं? टैरिफ भी टैक्सेस होते हैं मगर इंपोर्ट टैक्सेस होते हैं.
What do you mean by import taxes? Import taxes are basically the taxes which are applied on the goods and services which you import. These are also known as the import duties of a particular business. Let's talk about the aims of government policies. Let's talk about aims of government policies. अब देखो, गवर्नमेंट एक इकोनॉमी को कंट्रोल करती है. किस तरह कंट्रोल करती है? पॉलिसीज बना के. बहुत तरह की पॉलिसीज होती हैं. डिमांड साइड पॉलिसीज, सप्लाई साइड पॉलिसीज, exchange rate policies. So there are certain policies which the government makes in order to achieve the macroeconomic objectives. अब गवर्नमेंट के 5 मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? A macroeconomic objective is an objective set for the entire economy. It is an objective on the macro level. For example, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अपने इकोनॉमी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगी उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अब किसी भी इकोनॉमी के 5 मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एंड द फर्स्ट वन बीइंग इज लो अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? बेरोजगारी. बेरोजगारी का क्या मतलब है? आप काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, मगर काम मिल नहीं रहा. You belong to the working population, you are willing to work, you are able to work, but you are unable to find the work. This is basically known as unemployment. अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एक इकोनॉमी के अंदर कम से कम हो, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. कम से कम लोग बेरोजगार हो, क्योंकि जब कम से कम लोग बेरोजगार होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास काम होगा. ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास काम होगा, ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे. जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा. जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी. जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा आउटपुट होगा, जीडीपी होगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी. दूसरा जो एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी का, वो है प्राइस स्टेबिलिटी. कि महंगाई अगर हो भी रही है तो स्टेबिलिटी के साथ हो और एट अ स्लोअर पेस हो. महंगाई होना बुरी बात नहीं है. देखो, inflation occurs when there is an increase in the general level of prices, and whenever there is an increase in a general level of prices, it is an incentive for the producer to produce more. Okay, so prices बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, producers के लिए तो बल्कि अच्छी बात है. मगर प्राइसेस का ज्यादा तेजी से बढ़ना ये एक खतरनाक बात है. क्योंकि जब प्राइसेस ज्यादा जल्दी बढ़ती हैं या ज्यादा से इंक्रीज होती हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन अकर होती है. और इन्फ्लेशन के होने के भी 2 रीजंस हो सकते हैं, डिमांड की वजह से या कॉस्ट की वजह से. if there is an increase in the aggregate demand of an economy, that will cause the demand pull inflation. If there is a decrease in the aggregate supply of an economy, there will be a cost push inflation. तो प्राइस स्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी का. क्योंकि जिस मुल्क के अंदर महंगाई होती है उस मुल्क के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. कंज्यूमर्स पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे. गवर्नमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? अ राइज इन द जीडीपी. जीडीपी का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है? the total output which has been produced in an economy in a given period of time. तो अगर एक इकोनॉमी का आउटपुट वक्त के साथ बढ़ रहा है तो मतलब उसकी जीडीपी बढ़ रही है, और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है. और जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस मुल्क के लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, लिटरेसी रेट भी वक्त के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है. मगर अगर आपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ लानी ही है तो वो कैसे आती है? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एफिशिएंसी से, एम्प्लॉयमेंट से, डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजी से. इन सारे फैक्टर्स से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है.
गवर्नमेंट का एक और गोल होता है जिसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ना हो तो अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा, क्योंकि अमीर ने ऑलरेडी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बनाई हुई होंगी, बड़ी बड़ी फर्म्स अपनी सेट करी हुई होंगी। स्मॉलर फर्म्स उनसे compete नहीं कर पाएंगी, वो कंपटीशन से रन आउट कर देंगी, कोई इदारा नहीं होगा इनको कंट्रोल करने के लिए, तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। अमीर गरीब पे कंट्रोल करेगा। वो गरीब वो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़े बिजनेस हैं और आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, तो आप उस एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करना चाहें आप करेंगे। बाय बिकॉज he might not have an option, he might not have that much power to convince you to pay them higher wages. तो देखो, अगर एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ना हो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज व्हाट यूजुअली हैपन इज कि दैट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन द हाई इनकम अर्नर्स एंड द लो इनकम अर्नर्स। और जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है, आपके मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। तो इस इनकम इनइक्वालिटी को रोकने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि भाई अमीर पे ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे, गरीब पे कम टैक्सेस लगाएंगे, गरीब को एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देंगे, पेंशन देंगे, ये देंगे वो देंगे, और अमीरों पे ज्यादा इस तरह की चीजें लगाएंगे। सो इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाती है। अमीर से पैसा लेके गरीबों में बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना। एक और मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है विच इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, कि आपके मुल्क के जो करंट अकाउंट है, जो इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें क्या हो, बैलेंस हो। बैलेंस से मुराद ये दोनों इक्वल हो। अच्छा, तो सवाल ये है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि वो इक्वल हो? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपका मुल्क किसी भी तरह के कर्जे में रहे। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ग्रेटर होंगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप कर्जे में, आपने दुनिया से सामान खरीदा है मगर पलट के दुनिया को कुछ नहीं दिया। अगर एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होंगी इंपोर्ट से, तो इसका मतलब यह है कि आपने दुनिया को बहुत कुछ दिया मगर दुनिया से पलट के कुछ नहीं लिया। So we need to keep a balance between our imports and our exports. We need to keep a balance between our payments. Because if we are receiving some sort of payment from another country, उस पेमेंट का कोई फायदा नहीं है if we are not using that payment, if we are not using that amount. So yes, imports should be equal to your exports. Now let's talk about the conflicts between the government aims. कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने जाओ तो उसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने जाओ तो कोई और सा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब ये कैसे हो? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस लो इन्फ्लेशन। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ कई बार कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, एक मुल्क के अंदर एक मुल्क के अंदर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है, लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ गया। आउटपुट बढ़ गया जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ गई। जीडीपी बढ़ गई मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब सिंस इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये तो एक अच्छी बात है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मगर जब एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी तो बढ़ता है ना। और जब प्राइस लेवल बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन भी तो होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, this is your downward sloping aggregate demand curve.
This is your upward sloping aggregate supply curve. This is your aggregate supply. This is your aggregate demand. This is your aggregate demand. This is your price level. This is your quantity. This is your, sorry, not quantity. This is your GDP. Okay. Now, as you see that कि हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड AD0 से AD1 पे गई है, हमारी इकोनॉमी की जो प्राइस लेवल है वो भी तो बड़ा है ना. सो एज यू सी दैट जो हमारी क्वांटिटी थी पहले वो Q0 पे थी और अब जो क्वांटिटी है वो Q1 पे है. एंड एज यू कैन सी कि जो हमारी जीडीपी है वो Q0 से Q1 पे जा रही है, Q0 से Q1 पे जा रही है. एंड दिस शोज इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसा ही है, दिस शोज इकोनॉमिक ग्रोथ. मगर जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपकी इकोनॉमी का प्राइस लेवल भी तो बढ़ रहा है और इस प्राइस लेवल को बढ़ने को कहते हैं हम इन्फ्लेशन. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एम्स. कई बार आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेते हैं मगर एट द एक्सपेंस ऑफ इन्फ्लेशन, और कई बार आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दिस हैपेंस. इसी तरह बेरोजगारी का ताल्लुक भी महंगाई से है, क्योंकि अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं, अगर लोगों के पास जॉब्स होंगी मतलब बेरोजगारी कम हो रही है, अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो लोगों के पास ज्यादा जॉब्स होंगी, लोग ज्यादा जॉब्स होंगी तो लोग ज्यादा कमाएंगे, लोग अगर ज्यादा कमाएंगे तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग अगर ज्यादा खर्चा करेंगे तो बिजनेसेस ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अगर बिजनेसेस ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ी है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो मतलब जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ये बात तो हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होती है, मगर बेरोजगारी के कम होने से, इसी बेरोजगारी के कम होने से, इसी बेरोजगारी के कम होने से महंगाई भी होती है. क्योंकि जब बेरोजगारी कम हुई तो लोगों ने ज्यादा कमाया, और जब लोगों ने ज्यादा कमाया तो कंजम्पशन बढ़ी और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी. एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? हाँ. मगर क्या साथ साथ इन्फ्लेशन होती है? हाँ. सो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. या तो बेरोजगारी कम कर लो या तो महंगाई से डील कर लो. There is another conflict between economic growth and the balance of payments equilibrium. For example, consumer spending and business investments tends to be high during an economic boom. However, if this is fueled by significant rise in spending on imports relative to exports, this leads to a worsening trade deficit on the country's balance of payments. कहने का क्या मकसद है? इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो अगर कंज्यूमर खर्चा करेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि अगर कंज्यूमर खर्चा करेगा तो बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, और अगर बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट होगा, और आउटपुट होगा तो जीडीपी होगी, और जीडीपी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. मगर इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कंज्यूमर किन गुड्स पे खर्चा कर रही है, लोकल गुड्स पे खर्चा कर रही है या इंपोर्टेड गुड्स पे खर्चा कर रही है. क्योंकि अगर कंज्यूमर लोकल गुड्स पे खर्चा कर रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक अच्छी बात होगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. मगर अगर जो आपके मुल्क के कंज्यूमर्स हैं वो इंपोर्टेड आइटम्स पे खर्चा कर रहे हैं मेजॉरिटी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी मगर साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से आपका मुल्क कर्जे पर चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी अ डिसबैलेंस इन दी payments of an economy. So there is a conflict which exists between different macroeconomic objectives such as economic growth versus inflation, unemployment versus inflation, and economic growth versus balance of payments equilibrium.